सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं हम लगातार उनको कर रहे हैं और अब हम थर्ड पेपर पे आ गए हैं। इससे पहले 2 सैम्पल पेपर हो चुके हैं 20 क्वेश्चंस के, आज भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप थोड़ा सा रोक लीजिए, क्वेश्चन आया आप रोकिए उसे, आंसर सोचिए और फिर आंसर आया या नहीं आया उसे मिला लीजिए। ठीक है बेटा जी, चलिए शॉर्ट आंसर हो तो फटाफट स्किप कर जाया करो। 17, 18, 20 मिनट का वीडियो होता है, जितना जल्दी निपटा पाए। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए। पहला क्वेश्चन, अशोक एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे एडमिटेड बानी एज अ न्यू पार्टनर. अशोक sacrificed 1/4 of his share and Sudha sacrificed 1/4 of her share in the favor of Bani's share in the profit. ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा करके देखने वाला, जिसमें अशोक है। जैसे अशोक ने सेक्रीफाइस किया, अब अशोक के पास क्या है बेटा 3/4, उसमें से उसका 1/4 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो 3/4 और सेक्रीफाइस किया उसका 1/4, तो ही सेक्रीफाइस्ड 3/16 आउट ऑफ हिज शेयर। एंड द सुधा का शेयर क्या था बेटा 1/4 एंड शी ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। सो व्हाट ही सेक्रीफाइस्ड 1/4, 1/16 एक्चुअली 1/16 फ्रॉम हिज शेयर। क्या देखा हमने, अशोक ने अपने हिस्से का 1/4 दिया और दूसरे वाली सुधा ने भी अपने हिस्से का 1/4 दिया, तो 3/16 1/16 टोटल हो जाएगा बेटा जी 4/16 यानी 1/4। बानी इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स, का आंसर सी हो जाएगा सर। थोड़ी मेरी राइटिंग खतरनाक है, बाकी ठीक है। चलिए अशोक का सेक्रीफाइस देखिए, खुद के हिस्से का 3/4 का 1/4, जहां हिंदी में का वर्ड साउंड करता है वहां पे आपको इनटू का साइन लगाना है। वेयरएज जो सुधा है, सुधा का शेयर क्या था सर 1/4, उसका 1/4, लाइक 1/4 का 1/4। ओके, कंफ्यूजन हो गया बहुत सारा, बट ठीक है फाइनली हो गया है। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से क्या सही नहीं है या क्या गलत है, क्या गलत है। वेल ये बच्चों वाली बात है, फिर भी अगर आप ढूंढ रहे हैं क्या गलत है तो 3 चीज़ें इसमें से सही हैं। जो सही है उस पर टी लगा दीजिए ट्रू, और जो गलत लगती है वो फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें कहने को एक क्वेश्चन है पर इसमें बेसिकली आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। खैर जैसे बताता हूँ, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की समरी है, ये बात ट्रू है। कैश बुक में हम रोज ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बार बार ट्रांजेक्शन लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वंस इन ऑल, वंस फॉर ऑल लिखा जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन, ये कहना कि रिसिप्ट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड, इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ये गलत है सर। रिसिप्ट साइड में आपको पैसा मिलेगा तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी नोट करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट भी नोट करेंगे, तो इनका ये वाला कहना गलत है। बाकी अब दोनों सही हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, सही बात है। रिसिप्ट साइड कहती है पैसा मिलने से मतलब है चाहे इस साल का हो, चाहे पिछला हो, चाहे अगला हो, या पेमेंट चाहे इस साल का हो, पिछला हो, अगला हो, हम सब रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रीसिएशन इज नॉट शोन इन इट, ये भी सही है। डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखाते। तो पहला, तीसरा और चौथा ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। इन्होंने हमसे यही पूछा था, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, वी मस्ट नो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवर्स रेवेन्यू रिसिप्ट एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट, ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सर आपके सामने। ओह काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। रजत, Mishi and Tanvi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Tanvi died on 31st of October 2019. According to the partnership agreement, her share of profits from the closure of last accounting year till the date of her death was to be calculated on the basis of the aggregated profit of 2 completed year before death. Profits of the firm for the year ending March 18 and March 19 were 57,000 and 63,000 respectively. The firm closes its books on 31st March every year. Tanvi's share of profit till the date of death will be, well, देखिए इसमें एक पार्टनर की डेथ हुई है जिसका नाम तन्वी है। तन्वी की डेथ अक्टूबर के एंड में हुई है, मतलब शी वाज वर्किंग फॉर फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। मार्च में ईयर एंड होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। शी वाज वर्किंग फॉर 7 मंथ। अब आपको पिछले 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। देखिए आपने जो 2 साल में कमाया ना बेटा, वो 2 साल में आपने कमाया 1,20,000 रुपये।
ये आपका 2 साल का प्रॉफिट है। इससे आपका 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा, 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा 60,000 रुपये। 2 साल के प्रॉफिट से 1 साल का प्रॉफिट आ जाएगा। इससे फिर आप 7 महीने का प्रॉफिट निकाल दो जो कि 35,000 आ जाएगा। और जब 7 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा 35,000 रुपये, फिर आप तन्वी का शेयर निकाल लेना। जैसे तन्वी लास्ट वाली है तो उसका शेयर हो जाएगा 2/10। तो लास्ट में आते आते आप क्वेश्चन को ख़त्म होते समय 2/10 निकाल देना। तो सर इस तरह से आ जाएगा इसका शेयर, तन्वी का। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसका कुल मिला के 35,000 इंटू 2/10 करके 7,000 आ जाएगा सर, है ना। ऑप्शंस में बी ऑप्शन जो है सर वो बिल्कुल सही है, 7,000 रुपये इसका आंसर होगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, जल्दी बताता हूँ। लास्ट 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 रुपये, 1 साल का प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपये, 7 महीने का प्रॉफिट हुआ 35,000 रुपये, उसमें तन्वी का शेयर हुआ 7,000 रुपया। इस तरह से बी आंसर लगेगा सर। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसीडरेशन। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट, यानी अगर नेट एसेट ज़्यादा हो, जितना हमने दिया है उससे नेट एसेट ज़्यादा हो। ओके, फॉर एग्जांपल 20 लाख के एसेट है और 8 लाख की लायबिलिटी है, तो 12 लाख हुआ। 12 लाख को हम नाम देंगे नेट एसेट्स। 20 लाख के एसेट, 8 लाख के लायबिलिटीज़, 12 लाख का नेट एसेट्स। अब मान लो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है परचेज कंसीडरेशन, 10 लाख रुपए है परचेज कंसीडरेशन। तो क्या सीन बना, नेट एसेट ज़्यादा है, 12 लाख रुपए का एसेट हमें मिल गया 10 लाख में, तो 2 लाख का हमें फ़ायदा हो गया। इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सर, इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। जब हम किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हमें एसेट मिलते हैं, लायबिलिटीज मिलते हैं, उनका गैप नेट एसेट्स होता है। अगर नेट एसेट्स ज़्यादा है यानी जो हमने दिया है वो कम है और नेट एसेट्स ज़्यादा हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इसका आंसर ए हो जाएगा सर, सही है। वेल, और अगर बाय द वे हमने जो दिया वो ज़्यादा होता और हमें नेट एसेट्स कम मिलता, तो ये केस गुडविल का कहलाता। ठीक है सर, हो गया है। लैंग्वेज ध्यान से देख लेना। आगे है, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज। वेल, हम अलॉटमेंट पे खड़े हैं और अगर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा इन एडवांस मिल गया, बिना दैट इज़ मांगे हुए ही पैसा अगर हमें एडवांस मिल गया, तो हम इस पैसे का क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ऑप्शंस आर डेबिटेड टू कॉल इन एडवांस अकाउंट गलत, क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिल्कुल गलत, डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट गलत। चौथा आंसर सही है कि अगर हमें पैसा बिना मांगे एडवांस मिला है, इट विल बी क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, प्रीमियर लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर 100 each at par redeemable after 5 years at a premium of 10%. The minimum amount invested in डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विल बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2000 डिवेंचर हैं, 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख कहा, 2 लाख रुपए हमने लोगों से लिए थे और हमें रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे। ठीक है, ओके, ध्यान देंगे। 2 लाख का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, यानी 2,20,000 रुपये हमें देने हैं। 15% DRI की कंडीशन होती है, 15% हमें अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो सर 15% के हिसाब से हम अमाउंट निकालेंगे और इसमें 2,20,000, ये थोड़ा सा बेटा आप लोग चेक कर लेना कि 2,20,000 का 15% दैट इज़ 33 के आंसर होगा या 30 के आंसर होगा। ओके, ए या बी में से इसका ऑप्शन होगा, एकदम से मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप देख लेना। DRR का तो श्योर है, उसमें आपको फेस वैल्यू का 25% चाहिए होता है, जो DRI होता है उसमें 15% चाहिए होता है। तो 15% 2 लाख का या 2,20 का, एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वेल, on 1st April 2018, Maitri Club had a prize fund of 8 lakh rupee. It incurred expenses of prizes amounted to 870,000 during the year. The balance of prize fund in the balance sheet 0 हो गया। वेल, आपके पास एक फ़ंड था जो कि 8 लाख का है और आपने खर्चा कर दिया उससे ज़्यादा, तो आपका फ़ंड हो गया 0। इसे -70,000 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप 0 बोल दीजिए
और जो एक्सेस पार्ट है, जो आपने ज़्यादा पैसा दे दिया है, वो एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, लेकिन वो तो अलग मैटर है। इसने पूछा बैलेंस शीट में क्या होगा, तो बैलेंस शीट में फिगर माइनस नहीं आएगा, बैलेंस शीट में फिगर 0 करके आएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, paid rupees 4 lakh to acquire shares in RV Limited and received a dividend of 40,000 after acquisition. This transaction will result in, पहले तो हमने 4 लाख के शेयर्स खरीदे, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और फिर हमें 40,000 रुपये का डिविडेंड मिला, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो एक बार पैसा गया, एक बार पैसा आया, नेट हो गया 360,000। इसका आंसर ए गलत है। ए में केवल कैश यूज़ के बारे में लिखा हुआ है, बी में लिखा है कैश जनरेट होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सी सही है। 4 लाख हमने लगाया और 40,000 रुपये हमारा जनरेट हुआ, तो 360,000 नेट कैश यूज्ड, 360,000 विल बी द आंसर। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए, जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सब तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब एनालिसिस है। तो इसमें से इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल नहीं है। तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट उसको एनालाइज करने का टूल नहीं है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, या मैंने टफ कर दिया। इसमें ये गलत लिखा है सर, इसका आंसर इन्होंने बी गलत दे दिया है, इसका आंसर ए होगा। बैलेंस शीट इज़ नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका आंसर ए होगा सर। वैसे अभी लिस्ट आ रही है आपके सामने, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस आप बड़ी क्लास में सीखेंगे। ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स होते हैं, तरीके होते हैं सर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग और सब हेडिंग। कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तो वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इज़ अ नॉन करंट लायबिलिटी। ऑप्शंस के हिसाब से आप इसका आंसर डी दे दीजिए, is a non-current liability, it's actually a long-term borrowing. Explanation कहता है public deposits refers to the unsecured deposited invited by the companies from the public mainly to finance working capital। यानी अगर कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए, खास करके डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो अनसिक्योर्ड फॉर्म के लिए हम पब्लिक डिपॉजिट इशू करते हैं। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स मेक एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट द मनी विद द कंपनी। पैसा कंपनी को चाहिए तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है एडवर्टाइज करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, और लोगों को पता चलेगा तो वो एक फॉर्म भर के पैसा जमा करा देंगे। ऑब्वियस सी बात है उनको इंटरेस्ट मिलेगा, और कंपनी ने जो पैसा लिया है वो लंबे समय के लिए लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा, नॉन करंट लायबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम लिमिटेड इशू करती है 1011% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट 10% प्रीमियम। द मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन द DRI विल बी। एक बार फिर अमाउंट इन्वेस्टेड का क्वेश्चन आया है। 15% की कंडीशन है, एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, तो 1000 × 100, 1 लाख का 15% या 1,10,000 का 15%। तो सी या डी में से इसका आंसर है सर, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, इन्होंने 1 लाख का 15% कहा है, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आगे हैं। Krish and Laksh were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. They admitted Rani as a new partner. Krish sacrificed 1/4 of his share and Laksh sacrificed 1/5 of his share in the favor of Rani. ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। जैसे Krish है, Krish के पास क्या है सर, 4/5, ये तो Krish के पास है, उसका 1/4 ही गिव्स, वो 1/4 दे देता है। तो एक तरह से उसने 1/5 दे दिया। अगर मैं लक्ष्य की बात करूँ, लक्ष्य के पास 1/5 है और उसने 1/5 का 1/5 दे दिया, तो उसने 1/25 सेक्रीफाइस किया। तो फर्स्ट पार्टी ने सेक्रीफाइस किया 1/5
और दूसरी पार्टी ने सेक्रीफाइस किया 1/25, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो न्यू पार्टनर्स का रेशियो आ जाएगा करीबन 6/25, इसका आंसर होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा सर। आप 25 का एलसीएम लेके करेंगे ना तो 6/25 हो जाएगा, ठीक है सर। पहले का सेक्रीफाइस आ गया, दूसरे का सेक्रीफाइस आ गया, जोड़ जाड़ के आप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगेन नॉट ट्रू पूछा है, तो इसमें से 3 स्टेटमेंट ट्रू होंगे। पहला है इट रिकॉर्ड्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, बिल्कुल ट्रू है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रेवेन्यू आइटम्स को देखता है, ये बात ट्रू है। आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट रिलेट ओनली टू द करंट पीरियड, ये भी ट्रू है। इसमें केवल करंट ईयर के आइटम्स देखे जाते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, ये फॉल्स है। और चौथा है इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, ये बात भी ट्रू है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले का कोई बैलेंस नहीं होता। बाकी डेप्रिसिएशन को भी हम दिखाते हैं, इसने कहा नहीं दिखाते हैं, तो इसकी ये बात फॉल्स है सर। इसका आंसर सी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड, कैश एज वेल एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड। अगला क्वेश्चन है सर, paid rupees 7 lakh to acquire the shares in K Limited and received a dividend of 20,000 after acquisition। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, पहले हमने 7 लाख इन्वेस्ट किए, फिर 20,000 डिविडेंड मिला, 680 का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, 680 यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन देख लीजिए, ए के मुकाबले डी ज़्यादा सही है। डी में लिखा है हमने 680 इन्वेस्ट किया है, यूज़ हुआ है। वेल, अगला क्वेश्चन आता है सर, कॉल्स इन एडवांस अपीयर्स इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। वेल, कंपनी के डायरेक्टर अगर एडवांस लेते हैं, मंजूर करते हैं, तो कॉल इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये पैसा एडजस्ट करना पड़ता है। आज आपको कॉल मिल गया, जैसे ही फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ड्यू होगा तो तुरंत ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा, तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। ये करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, और करंट लायबिलिटी में भी OCL अदर करंट लायबिलिटी में आता है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। होप आपको मेरी भाषा समझ आ रही है। वेल, Niyati and Aisha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admitted Beena as a new partner. Niyati sacrificed 1/4 from her share. यहाँ पे आप from word है, and Aisha sacrificed 1/7 from her share. Well, इस बार into नहीं होगा। जब ये from वाली लैंग्वेज होती है तो इसमें डायरेक्ट सेक्रीफाइस होता है। पहली ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 और दूसरी ने सेक्रीफाइस किया है 1/7। 28 सर एलसीएम ले लेना, 7 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, टोटल हो गया सर 11। तो न्यू पार्टनर का रेशियो आएगा सर 11/28। थोड़ा सा ये 11/28, इसका आंसर सी हो जाएगा सर। सर ये कैसे? देखिए, लैंग्वेज अगर होती है नियति ने 1/4 दिया ऑफ हिज शेयर तो अलग तरीका होता, और फ्रॉम हर शेयर है तो लैंग्वेज अलग होती है। फ्रॉम वाली लैंग्वेज डायरेक्ट सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। और एक हिंट दिया है बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, ऑफ हिज शेयर लैंग्वेज में मल्टीप्लाई करना होता है, और फ्रॉम हिज लैंग्वेज शेयर में मल्टीप्लाई नहीं करना होता, बल्कि डायरेक्ट सेक्रीफाइस आपको गिवन होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा, सब समझ भी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनमें से क्या सही है? इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ये तो फॉल्स है। और एक बात और समझ लीजिए कि इसमें ट्रू पूछा गया है ना, तो 3 स्टेटमेंट तो फॉल्स ही हैं। इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें तो हर तरह के रिसिप्ट आते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो ये आता ही नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग पीरियड, ये ट्रू है। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तीनों के तीनों फॉल्स स्टेटमेंट है सर, है ना। तैयार कर, अब जैसे क्या है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, बाय द वे आपको नहीं क्वेश्चन आ रहा, तो क्या करना चाहिए? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स जाके पढ़ने चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फीचर्स जाके पढ़ना चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे कोई वीडियो बनी हुई हो, या अपने टीचर से बात कीजिए, उनसे पूछना चाहिए कि इसका सर क्या क्या फीचर्स हैं, आप बता दो। सो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मार्क्स अच्छे आते हैं फिर, ठीक है। कंपटीशन एग्जामों के लिए भी इक्वली यूज़फुल रहने वाले हैं वीडियोस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो टीचर बनना ही चाह रहे हैं तो उनको कंटेंट तो आना ही चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, वेल आगे है सर, लूज टूल्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग और सब हेडिंग। तो लूज टूल्स जो होते हैं वो इन्वेंट्री में दिखाते हैं, और इन्वेंट्री को करंट एसेट्स में दिखाते हैं, तो इसका आंसर सर ए हो जाएगा। लूज टूल्स को हम इन्वेंट्री वाली हेडिंग में दिखाते हैं सर।
आगे है, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट इफ फुल और पार्ट ऑफ द अमाउंट payable to the retiring partner still remains to be paid and there is no agreement among the partners, then retiring partner will get interest at the rate of 6% per annum on the balance sheet amount, share of profit earned proportionate to his amount outstanding to total capital of the firm, इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम ऑन द बैलेंस शीट। ओके, आराम से। 3 पार्टनर थे जिनके नाम थे ABC। मान लीजिए उसमें से C रिटायर हो गया सर। अब C रिटायर हो गया, C रिटायर हुआ। अब C का मान लो 2 लाख रुपया बाकी है, तो वो 2 लाख रुपए का या तो इंटरेस्ट लेगा 6% की रेट से, यानी ईदर ही विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6%, और वो चाहे तो उसके जाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसमें वो अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में पैसा ले सकता है। मान लो कि C रिटायर हुआ, उसकी कैपिटल थी 2 लाख और बाकी की जो कैपिटल है वो है 3 लाख और 5 लाख, तो कुल कैपिटल में इसकी कैपिटल हुई 2/10। कुल कैपिटल में इसकी कैपिटल हुई 2/10, तो ये जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 2/10 भी ले सकता है। यानी इसको 2 चॉइसेस मिलेगी, ईदर ही विल टेक इंटरेस्ट एट द रेट 6% और ही विल टेक शेयर इन द कैपिटल रेशियो विच एवर इज हायर। दोनों में से जो ज़्यादा हो, चॉइस भी इसको मिलेगी। मान लो इंटरेस्ट लेता तो शायद 25,000 मिलते और प्रॉफिट का हिस्सा लेता तो 30,000 मिलते, तो वो 30,000 ऑप्ट कर सकता है सर। तो इसमें सर ये ठीक है, डी ऑप्शन, हैव अ चॉइस टू गेट ईदर 1 और 2, या तो वो फर्स्ट ऑप्शन ले ले या सेकंड ऑप्शन ले ले, जो उसके लिए बेटर हो। तो सर डी इसका आंसर होगा सर। लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से खेलिएगा। The following information has been extracted from the financial statement for a non-profit organization. Well, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आपके पास एक मैच फंड है जो 5 लाख का है, फिर आपने मैच टिकट बेचे हैं, पब्लिक आई है मैचेस देखने, वहाँ से 375 और मिला है तो ये फंड में जुड़ जाएगा। डोनेशन मिले हैं मैचेस कराने के लिए, नेताजी ने डोनेशन दिया है, ये 124 भी जुड़ जाएगा सर, और मैच एक्सपेंस का 10 लाख लेस हो जाएगा। तो 5 और 3 8 और 1 9, आपके पास जो टोटल मैं देख पा रहा हूँ वो है 999, 9,99,000 रुपये आपके पास इकट्ठा हुआ है। और सर 999 के सामने आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिया है, यानी 1,000 रुपये ज़्यादा। तो ये कहता है नेगेटिव बैलेंस, ऑप्शंस हैं, नेगेटिव बैलेंस जो मैच फंड में है विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड, नहीं लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड 5 लाख विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑन द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। जो पुराना फंड है वो पुरानी बैलेंस शीट में जाएगा, बी ऑप्शन सही है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, ये भी बात सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है सर, बी और सी ऑप्शन सही है। फाइनली क्या कह रहे हैं, जितना आप फालतू पैसा खर्च करेंगे वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, हाँ, और जितना आपके पास पुराना मैच फंड था वो पुरानी वाली बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ। और आज के दिन तो आपका फंड जीरो हो गया क्योंकि जितना पैसा था सब आपने स्पेंड कर दिया। ओके, होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और किसी को भी फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच।